गुड आफ्टरनून। अभी मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ तो एक बार रुक जाते हैं, थोड़ा बच्चों को ज्वाइन करते हैं, तब तक आपका स्क्रीन काला आएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, एक आध मिनट को आप स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकंड। वॉइस स्लो नहीं, वॉइस आ ही नहीं रहा होगा। मैं म्यूट करके रखा था एक्चुअली, बच्चे ज्वाइन कर ले उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ तो ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। आज आपका मेथड ऑफ वर्किंग खत्म हो जाएगा, मतलब मेथड ऑफ वर्किंग का जो टाइप्स है वो मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग सरफेस माइनिंग में घुसेंगे। क्योंकि आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सरफेस माइनिंग में इसके बाद घुसाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि एनसीएल के एग्जाम के लिए सरफेस माइनिंग एक माया जाल है। जस्ट अ सेकंड। मैं एनसीएल का एग्जाम कब तक ले सकती है इसका कोई अभी पता नहीं चल पा रहा, बस इसका सिलेबस चेंज हुआ था इसलिए टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, और कोई नहीं है इसका। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ओके, चलिए स्क्रीन शेयर हो गया। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका, बता दीजिए। ये वीडियो हो सकता है तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, हो सकता है, ठीक है। कुछ लेक्चर ही जाएंगे कि स्टार्टिंग के 2-4 डालना पड़ता है, चलो ठीक है। बाकी तो आपका 90% पोर्शन जो है वो आपके प्राइवेट पोर्शन रहेंगे, वो आपको इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए तो अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे प्ले स्टोर पे जाकर मेरे ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है ब्लैक डायमंड। आपको सेम लोगो के साथ दिख जाएगा, आपको मेरा ऐप दिख जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप क्लास परचेज कर सकते हैं। क्लास परचेज करने के लिए आपको कोर्सेज पे जाना है और यहाँ पे देखिए MCL प्लस WCL बैच भी अवेलेबल है और आपका NCL माइनिंग सरदार का स्पेशल बैच भी अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप जो भी चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, अगर आप पहले से MCL बैच को ले चुके हैं या WCL बैच ले चुके हैं, 16 बैच में पहले से हैं, या अगर आप NCL बैच में पहले से हैं तो मुझे ऐप में ही मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं डाटाबेस आपका मैच कर सकूँ और आपको मैं उस हिसाब से कूपन कोड दे दूंगा। लेकिन अगर आप नया है पूरा तो आपके लिए ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा गया है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। चलिए सब कुछ गुड आफ्टरनून। नॉन टेक्निकल के लिए गाइड करेंगे, लास्ट में मेरे को याद दिलाना आलोक, है ना, लास्ट में आलोक याद दिलाना, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत सारा मेथड पढ़ चुके थे यार, बहुत सारा मेथड ऑफ माइनिंग को हम लोग बहुत अच्छे से निचोड़ के देख रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा था आपको, लेकिन ठीक है। तो मेथड ऑफ माइनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस माइनिंग होता है, इसका 2 टाइप होता है मेथड ऑफ माइनिंग का। या तो हम सरफेस में माइनिंग कर रहे होते हैं या तो अंडरग्राउंड में माइनिंग कर रहे होते हैं। अगर अंडरग्राउंड में कर रहे हैं तो उसका फिर 2 टाइप होता है, फर्दर हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है फंडामेंटल माइनिंग मेथड, एक हो सकता है अदर माइनिंग मेथड, जिसको डिराइव्ड माइनिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल है उसमें आता है बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्गवॉल माइनिंग मेथड, जो कि हर बुक में आप पढ़े होंगे। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में 2 फेजेज आते हैं, एक आता है आपका डेवलपमेंट और दूसरा आता है आपका डीप लर्निंग, ठीक है। डेवलपमेंट और डीप लर्निंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और लॉन्गवॉल में मैंने आपको बताया था लॉन्गवॉल एडवांसिंग होता है और लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग होता है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े थे। इसके बाद अदर माइनिंग मेथड में आपको मैंने बताया था कि अदर माइनिंग मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे रूमेन फिलर हो गया, शॉर्ट वॉल माइनिंग हो गया, जंको वाइस माइनिंग हो गया, कमोरा माइनिंग हो गया, टिपोंग माइनिंग हो गया, भास्का माइनिंग हो गया, वंगाविली माइनिंग हो गया, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हो गया, सब लेवल केविंग मेथड हो गया, इंटीग्रल केविंग मेथड हो गया, डिसेंडिंग सील्ड कैनोपी मेथड हो गया, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड हो गया, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो गया। इस सभी मेथड को मैंने बहुत अच्छे से समझा था, फोटो दिखा के बता के। इसका हम लोग A to Z चीजें पढ़ चुके हैं जितना इसमें दिख रहा है, ठीक है।
इसके बाद आपको मेटल माइनिंग का भी मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई इसमें डेवलपमेंट होता है, स्टॉपिंग होता है। मेटल माइनिंग को हम लोग डीपली नहीं पढ़े थे, लेकिन आपको बताया था कि बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल मेथड है जो आपको नोवेल माइनिंग कहा जाता है, जिसको नॉन कन्वेंशनल मेथड को नोवेल माइनिंग कहा जाता है, जो या तो अभी हल्के फुल्के यूटिलाइज हो रहे हैं, कुछ कुछ कंट्री में रिसर्च चल रहा है इस पे, R&D चल रहा है इस पे, या तो फ्यूचर में यूटिलाइजेशन होने के चांसेस है। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए ये सब माइनिंग मेथड आपको ध्यान में रखना था, जिसमें रैपिड एक्सट्रैक्शन था, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स माइनिंग था, हाइड्रोलिक माइनिंग था, मीथेन ड्रेनेज था, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन था, अंडरग्राउंड रिट्रीटिंग था, जिसमें हाइड्रोकार्बन को इमिट करते थे, हम लोग निकालते थे। उसके बाद ओशियन माइनिंग था, न्यूक्लियर माइनिंग था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइनिंग था, ऑगर माइनिंग था, इंसिटू माइनिंग था, बोरहोल माइनिंग था। ये सभी के सभी मेथड को हम लोगों ने फोटो देख देख के, जितना मेथड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सभी मेथड को आप बहुत अच्छे से फोटो देख देख के समझे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सरफेस माइनिंग को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सरफेस माइनिंग भी हम लोग देख लेंगे। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन एक टाइप होता है, एक होता है एक्वस एक्सट्रैक्शन टाइप, ठीक है। मैकेनिकल में हम लोग कोई मशीनरी लगाते हैं, जैसे ओपन कास्ट हो गया, ओपन फिट हो गया, फिट इंक्वायरी माइनिंग हो गया, ऑगर माइनिंग हो गया, स्ट्रिप माइनिंग हो गया, ग्लोरी होल माइनिंग हो गया, है ना। और एक्वस एक्सट्रैक्शन में दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक होता है प्लेसर माइनिंग, एक होता है सॉल्यूशन माइनिंग। प्लेसर माइनिंग में होता है हाइड्रोलिकिंग, ड्रेजिंग, और सॉल्यूशन माइनिंग में होता है बोरहोल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ये सभी प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे, हल्का हल्का सबका आइडिया लेंगे, ठीक है, सबका डिफरेंस समझेंगे। बाकी जब मैं ओपन कास्ट में घुसूंगा अगली क्लास से, तो वो समझिए वो एक समंदर है, ठीक है। आप अपने एनसीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं और ओपन कास्ट को डीपली नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई ये बेंच का साइज क्या होता है, तो इसका हाइट क्या होता है, तो हॉल रोड की चौड़ाई क्या होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर हमने एक एक करके बोर्ड एंड पिलर का पूरा पढ़ा, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर का एप्लीकेबल कंडीशन देखा, लिमिटेशंस देखा, कैसे पैनल डिजाइन करते हैं, इनटेक रास्ता, रिटर्न रास्ता कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ ये सब रहते हैं, वो सब हम लोग देखें। फिर लॉन्गवाल पे चले गए थे, लॉन्गवाल एडवांसिंग कैसे होता है, लॉन्गवाल में रोडवेज वगैरह जितने टर्मिनोलॉजी उससे हमने रूबरू कराया आपको। लॉन्गवाल में जो सीयरर होता है उसके बारे में बताया, सीयरर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एफसी क्या होता है, पावर सपोर्ट क्या होता है, कितना वजन लेता है, यूनिडायरेक्शनल कैसे कट करते हैं, बाई डायरेक्शनल कैसे कट करते हैं, साइक्लिक लॉन्गवाल क्या होता है, नॉन साइक्लिक लॉन्गवाल क्या होता है, लॉन्गवाल एडवांसिंग क्या होता है, लॉन्गवाल रिट्रीटिंग क्या होता है, सब चीज आपने पढ़ा। उसके बाद उसका एप्लीकेबल कंडीशन पढ़ा, उसके लिमिटेशंस पढ़ा। फिर आपको मैंने शॉर्ट वाल के बारे में बताया कि शॉर्ट वाल माइनिंग कैसे किया जाता है। फिर आपको मैंने लॉन्ग वाल के सभी टर्मिनोलॉजी से रूबरू कराया, जैसे टेल गेट क्या होता है, सप्लाई गेट क्या होता है, मेन गेट क्या होता है, मदर गेट क्या होता है, ग्रुप लाइन क्या होता है, फेस कन्वेयर डायरेक्शन क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, बटक क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का डिफरेंस भी आपको मैंने बताया, एप्लीकेबल कंडीशन भी बताया शॉर्ट वाल का। फिर हमने आपको जेंको वाइस मेथड से रूबरू कराया, ठीक। जेंको वाइस मेथड क्या होता है, इसको कब एप्लीकेबल करते हैं, कैसे कैसे इसमें काम होता है। इसके बाद लॉन्ग वाल टॉप लो कोल केविंग मेथड को बताया था। फिर कमोरा माइनिंग के बारे में बताया था कि सुदामडी कोलियरी में का स्पेशल टाइप का माइनिंग मेथड चला था, जिसके बारे में हमने आपको फोटो दिखा दिखा के समझाया था। फिर टिपोंग माइनिंग जो आसाम में किया जाता, आसाम कोलफील्ड में किया जाता, मुकुम कोलफील्ड करके है आसाम में, वहां पे टिपोंग माइनिंग टिपोंग रिवर के नाम पे पड़ा था, वो कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में फिर हमने आपको समझाया। फिर भास्का माइनिंग मेथड के बारे में हमने बताया कि इसमें फनल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है इसका और बोर्ड एंड फ्लेयर मेथड का। फिर बोंगावेली मेथड ऑफ माइनिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर ब्लास्टिंग गैलरी मेथड के बारे में हम लोग डिटेल से देखे, डायग्राम के साथ समझे। सब लेवल केविंग मेथड को हम लोग समझे, टॉप स्लाइसिंग कैसे करते हैं, बॉटम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, मिडिल स्लाइसिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रल केविंग मेथड को पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने रूम एंड पिलर मेथड को भी देख लिया था। उसके बाद हमारा सब लेवल केविंग मेथड, डिसेंडिंग सील्ड मेथड, ठीक है, ये सब हम पढ़े। फिर हाइड्रोलिक माइनिंग को भी बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये सब हम पढ़ा चुके थे। अंडरग्राउंड में मेटलिफेरस माइंस में स्टॉपिंग कैसे करते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, बेसिक आइडिया दिए थे आपको। फिर जितने भी नॉन कन्वेंशनल मेथड थे उसके बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया मिला था, जैसे रोबोटिक्स माइनिंग हो गया, हाइड्रोलिक माइनिंग हो गया, मीथेन ड्रेनेज हो गया, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन हो गया, अंडरग्राउंड रिट्रीटिंग हो गया, जैसे हाइड्रोकार्बन अलग करते थे, ओशियन माइनिंग हो गया, है ना, आपका न्यूक्लियर माइनिंग हो गया, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल माइनिंग हो गया, उसके बाद हाईवाल माइनिंग, ऑगर माइनिंग, ठीक है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। जस्ट अ सेकंड यार, बार बार कोई इरिटेट। अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लास ले रहा हूँ, अभी लाइव क्लास ले रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग ना एक बार अगर फोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ फिर भी करते रहते हैं। सब करा देंगे बाबू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ एनसीएल के भरोसे की बैठे हो, सबका क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो बैच स्टार्ट ही किया हूँ यार, इसमें लाइव क्लास ले रहा हूँ। रिकॉर्डेड कुछ भी डाला हूँ क्या पहले का? एक भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं डाला, और एनसीएल का मैं पूरा लाइव ही पढ़ाऊंगा।
जो भी रिकॉर्डेड डलेगा ना वो एकदम अपडेटेड फॉर्मेट में, या तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा या तो अभी लेटेस्ट का होगा वही डालूंगा, अभी आपको पूछ बता के डालूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट है आपको लाइव पढ़ाना, आपके साथ इंटरेक्शन करना। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं ओपन कास्ट मेथड के ऊपर में। ठीक है, ओपन कास्ट मेथड के ऊपर में आते हैं। तो एक बार ओपन कास्ट मेथड को हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या इसका क्लासिफिकेशन है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक, चलिए अभी तक हम लोगों ने इतना मेथड पढ़ा, अब हम लोग आते हैं सरफेस माइनिंग के ऊपर। देखिए सरफेस माइनिंग को हम लोग सरफेस माइनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सरफेस में माइनिंग करते हैं, मतलब हम खुली आसमान के नीचे माइनिंग कर रहे होते हैं, जहां से हमको आसमान साफ दिखाई पड़ता है, डायरेक्टली मौसम से अफेक्ट होता है। गर्मी होगा तो हमको गर्मी लगेगा, बरसात होगा तो बरसात डायरेक्ट गिरेगा, ठंडा का टाइम आएगा ठंडी में ठंडा लगेगा। ठीक है, तो सरफेस माइनिंग हम लोग सरफेस में खड़ा होकर करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस माइनिंग। अब इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मेजर क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, दूसरा है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैकेनिकली हम काम कर रहे हैं, यानी हम कोई मशीन लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई सॉवेल लगा रहे हैं, जैसे हम कोई पॉकलेन लगा रहे हैं, जैसे हम हाइड्रोलिक सॉवेल लगा रहे हैं, जैसे हम ड्रैग लाइन लगा रहे हैं, जैसे हम सरफेस माइनर लगा रहे हैं, जैसे हम डंफर लगा रहे हैं, जैसे हम टीपर लगा रहे हैं, जैसे हम कुछ छोटे मोटे मशीन से भी काट रहे हैं, जैसे हम ड्रिल मशीन लगा रहे हैं, जैसे हम कोई भी माइनिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, हम हाईवाल माइनर लगा रहे हैं, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉले सिस्टम लगा रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं मैकेनिकली हम काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, मैकेनिकली काम कर रहे हैं, मशीन लगा के काम कर रहे हैं, पूरा मशीन से ही चल रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं बाबू इसको, को बोलते हैं मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसमें हम मशीन से काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। दूसरा जो है वो है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। अब ये एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड क्या आइटम है, तो बेसिकली हमको इसमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मतलब हमको पानी का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, हम पानी यूज कर रहे हैं इसको काटने के लिए, या हम पानी डाल रहे हैं उसमें, या हम कोई लिक्विड डाल रहे हैं उसमें उसको कटिंग करने के लिए, या उस मिनरल को निकालने के लिए, है ना, तब जाके उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। या तो हम उसमें लिक्विड डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, कोई सॉल्वेंट डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्मेट में हो रहा है, और हम चूंकि लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम पड़ जा रहा है एक्वस। क्या नाम पड़ जा रहा है, एक्वस। ठीक है, अब जो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड है, जिसके बारे में आप अक्सर सुने हैं कि ओपन पिट माइनिंग होता है, ओपन कास्ट माइनिंग होता है, दोनों सेम चीज है, सरफेस माइनिंग भी सेम चीज है, नहीं है बाबू, सेम चीज नहीं है। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रॉडली ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको सेम लगेगा, लेकिन जब अंदर जाके आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन पिट माइनिंग एकदम अलग होता है, ओपन कास्ट माइनिंग अलग होता है, पिट एंड क्वालिटी माइनिंग तो एकदम अलग ही होता है, हाईवाल माइनिंग तो उसका तो लेना देना नहीं है, दोनों सबसे कुछ अलग ही आइटम है ये। स्ट्रिप माइनिंग ये भी कुछ अलग तरीके से करते हैं, ग्लोरी होल माइनिंग ये भी कुछ अलग तरीके से करते हैं। इसके बीच में डिफरेंस है बाबू, डिफरेंस हम लोग फोटो देखेंगे समझेंगे, पहले फोटो देखेंगे समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, उसके बाद फिर किताब में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, ताकि हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारा जो सॉल्वेंट होता है, किसी सॉल्वेंट का यूज करते हैं, किसी लिक्विड केमिकल का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तो इसी के लिए हम इसको एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, या वाटर के ऊपर में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्लेसर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग में जो हाइड्रोलॉकिंग और ड्रैगिंग है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन माइनिंग, सॉल्यूशन माइनिंग में बोरहोल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग है, ये सब हम आपको समझाई देते हैं। ठीक है, आज का वीडियो हो सकता है छोटा रहेगा बट इफेक्टिव रहेगा। ओके, चलिए आज का वीडियो छोटा रहेगा बट इफेक्टिव रहेगा, इसलिए क्योंकि आज हम आपको ये पढ़ाने के बाद आपको एक टेस्ट लेंगे। आज हो सकता है टेस्ट में रात तक डालूं या कल तक डालूं, लेकिन आपका टेस्ट जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद फिर मैं उसी टेस्ट के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि आपका दिमाग कितना शार्प है ना। तो थोड़ा टेस्ट डालेंगे, थोड़ा देखेंगे आपका आईक्यू क्या है, उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाबू ओपन कास्ट और ओपन फिट को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ओपन कास्ट और ओपन फिट में क्या डिफरेंस होता है, ओपन कास्ट मेथड और ओपन फिट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है,
के बीच में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ओपन पिट माइंस का फोटो दिखाते हैं, ठीक है। ओपन पिट माइंस का जो एक्चुअल फिगर है वो मैं दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ, है ना। ओपन पिट माइनिंग का आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पिट मतलब क्या होता है। तो हम लोग के माइनिंग की भाषा में पिट मतलब होता है कुआं जैसा। क्या होता है पिट मतलब? कुआं जैसा, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस यानी कि जो भी ओपन कास्ट माइंस होगा जो बिल्कुल कुआं जैसा हमको दिखाई देगा, तो इसी को हम लोग ओपन पिट माइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन पिट माइनिंग भी बोलेंगे। अरे यार रुको एक मिनट भाई, पेज खोलने के लिए। देखो ये फोटो दिख रहा है बाबू आप सभी को? फोटो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए एक फोटो को देखिएगा, खाली फोटो देखिएगा, हम जो आपको दिखा रहे हैं देखिएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। ये पहले कंफ्यूजन खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ वॉइस बाबू म्यूट हो गया था इसीलिए अनम्यूट कर दिया, कोई बात नहीं। तो फोटोआ देख लीजिए अच्छे से, फोटोआ देखिए बढ़िया से। आप फोटो देखिएगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले इस फोटो को देखिए समझिए, फिर मैं दूसरा एक फोटो दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अरे मैं अपने माइक का फोटो खींच सकता था यार, बट कोई नहीं। गूगल में भी बहुत सारे फोटोज हैं, वो इसीलिए हैं कि अपन को दिक्कत ना हो, है ना। चलिए चलिए ये देखिए, ये भी बाबू एक ओपन कास्ट माइंस का फोटो है बाबू, है ना। ये भी एक ओपन कास्ट माइंस का फोटो। अभी इस फोटो को देखिए, गौर से देखिए, देख लिया इस फोटो को। अब दूसरा फोटो को देखिए, गौर से देखिए इस फोटो को। कुछ डिफरेंस लग रहा है दोनों में? चैट में बताइए क्या डिफरेंस लग रहा है। शॉर्ट में भी बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। ये फोटो को फिर से देखिए, ये है ओपन पिट माइंस का फोटो। फिर से ये फोटो को देखिए ध्यान से, ये है ओपन कास्ट माइंस का फोटो। एक्चुअल नहीं है बट मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, पहले समझो फिर आगे का टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ये ओपन पिट माइंस, ये ओपन कास्ट माइंस, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आप बताएं। कुछ अरे यार चैट में बता दो ना कुछ। अच्छा लंबा टाइपिंग पड़ जाएगा क्या? चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ेगा क्या? ठीक चलो देखो मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटी यार, देखो आपको समझ में आएगा। देखो जब हम कभी भी सरफेस माइनिंग में बहुत ही डेप्थ तक चले जाते हैं, सरफेस माइनिंग में जब हम कभी भी बहुत डेप्थ तक चले जाते हैं तो फिर हमारा ओपन कास्ट से काम नहीं चलता, हमको ओपन पिट माइंस बनाना पड़ता है, हमको ओपन पिट माइंस बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखिए अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे माइंस है जो बहुत डीप है। अफ्रीका हो गया, तंजानिया हो गया, यहाँ पे गोल्ड का बहुत माइनिंग किया जाता है भाई। गोल्ड का माइनिंग बहुत ज्यादा फेज में किया जाता है और बहुत ही डीप लेवल पे वो चले जाते हैं, ठीक है। उसका फोटो तो आपको गोल्ड मिल नहीं रहा है बट समझिए कि ऐसा ही रहता है, जो आपको दिख रहा है ना ऐसा ही रहता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग सैलो डेप्थ में ही ओपन कास्ट माइंस को अडॉप्ट करते हैं, या तो हमारा डेप्थ बहुत कम हो, ठीक है, या तो हमारा डेप्थ बहुत कम हो, लेस हो, या तो हमारा डेप्थ मैक्स टू मैक्स सैलो डेप्थ हो। इससे ज्यादा रहेगा तो हमको नहीं यूज कर पाएंगे इसको, ठीक है। कम डेप्थ में हम लोग यूज कर पाते हैं क्योंकि हमको इसमें ओवरबर्डन हटाना पड़ता है। ओवरबर्डन हटाएंगे तो जाके हम आगे बढ़ेंगे और निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे माइंस है, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे गोल्ड के माइंस है। जब अफ्रीका में सोना निकाला जाता है तो सोना बहुत ही डीप जगह पे पाया जाता है, बहुत ही डीप जगह पे पाया जाता है। तो अब उस डीप जगह के लिए अगर हम बहुत ज्यादा माइंस को चौड़ाई को काटते हुए चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम ऐसा ही सर्कुलर रास्ता बनाते 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 वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद फिर उस सोना को काट के उसको मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि यार हम ऐसा रास्ता जरूर बना लिए लेकिन हमको इसमें ना ट्रक चलाना है, ना डंपर चलाना है, ना ही टीपर चलाना है, ना ही कुछ चलाना, हमको कुछ चलाना ही नहीं है। तो आप बोलोगे यार ये हॉल रोड इतना सारा बना है, मतलब क्या अगर एगो टीपर अगर यहाँ से निकलेगा या एगो डंपर अगर मान लो मटेरियल लेके निकलेगा तो इसको इतना घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा भाई, इतना घूमते घूमते तो इसका डीजल खत्म हो जाएगा यार। देखो इसको घूमना नहीं पड़ेगा, नहीं घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो सरफेस है, ये पर्टिकुलर जो जहाँ पे पानी आपको दिख रहा है, इस पानी के अंदर में मिनरल घुले हुए हैं। यानी गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड मिट्टी जैसा होता है ना, कुछ सॉइल्स होते हैं उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो अगर हम इस सॉइल्स और मिट्टी को पंप लगा के बाहर फेंक दें तो हमारा जो मिट्टी है वो सोना है साथ में मिक्स होके बाहर निकल जाएगा भाई। हम बाहर में बैठ के छटनी छटानी कर लेंगे,
हमारा काम ही नहीं है नीचे जाके कुछ करने का। नीचे एकदम लिमिटेड लोग जाएंगे जो एक पर्टिकुलर बुलेरो में बैठ के जाएंगे, भले 1 घंटा लगे, 1 घंटा में एक मतलब बुलेरो पहुंचेगा, बुलेरो वहाँ साइड में खड़ा करेंगे, पंप चालू करेंगे, वहां पे आदमी रहेगा 2-3 देखने के लिए पंप सही से चल रहा है कि नहीं, और वो पंप पानी को सक करेगा सॉइल के साथ और वो पानी को बाहर फेंक देगा, और बाहर से हम क्या करेंगे उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ओपन पिट माइंस कब इस्तेमाल किया जाता है? तो ओपन पिट माइंस इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा मिनरल महंगा हो, क्योंकि हमको इतना ओवरबर्डन हटाना पड़ेगा ना बाबू, तभी तो हम कुआं तक पहुंचेंगे। तो ओवरबर्डन हटाने के लिए हमको जब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो हमको जो बेचेंगे वो चीज से पैसा भी तो ज्यादा मिलना चाहिए, है? तो मिनरल हमारा जब एक्सपेंसिव होगा यानी प्रीसियस मेटल्स होगा या प्रीसियस मिनरल होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोग क्या करेंगे, पंप लगा के सक्शन लगा के या जो छानने वाला काम है वो नीचे में ही करवाएंगे छानने वाला काम। इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाले जो गाड़ियां होती है कम से कम यूटिलाइज हो, ये हमारा दिमाग में रहता है। ठीक है ना? तो ओपन पिट माइंस कुछ इस टाइप के दिखते हैं जो कि आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं इस टाइप के, और ओपन कास्ट माइंस है जो आपको ये फोटो में दिख रहा होगा कि लंबा चौड़ा माइंस है, जो हमारे कोल माइंस होते हैं, जो स्टोन माइंस होते हैं, ये जनरली इसी टाइप के दिखते हैं, है ना? कोल माइंस, स्टोन माइंस, ये सब जनरली इसी टाइप के दिखते हैं आपके। ठीक है, ये टाइप के बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये सब हमारा आयरन ओर के माइंस हो गए हैं, ये सब ओपन कास्ट माइंस है। ये सब क्या है? सब ओपन कास्ट का माइंस है। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइंस और ओपन पिट माइंस में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक है, एरिया में डिफरेंस है, डीप है, बिल्कुल सही है, बॉटम साइज अलग है, बिल्कुल सही बाबू, एकदम सही। पहले फोटो देखेंगे समझेंगे फिर टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने ओपन पिट, यहाँ पे फोटो थोड़ा सा उटर पुटर हो गया है ना? चलिए, ओपन कास्ट हो गया, ओपन पिट हो गया। आप एक पिट एंड क्वारी मेथड को समझते हैं। देखिए, मार्बल का माइंस कभी आप देखे हैं? ठीक है, मेरा मार्बल माइंस में तो जॉब लगा था, मैं गया नहीं कभी। एक मिनट, चलिए देखते हैं भारतीय कोलफील्ड का एक मार्बल माइंस का इमेज। कभी ये सब चीज यूट्यूब में देखिएगा तो बड़ा मजेदार चीज है ये, है ना? मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, चलिए बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये फोटो देखिएगा। ये फोटो आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये ओपन कास्ट माइंस का ही फोटो है, लेकिन ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है देखने में। ये अजीबोगरीब क्यों लग रहा है देखने में? क्योंकि ये पूरा तरह से ना ओपन कास्ट है ना पूरा तरह से ओपन पिट है, ना इसमें आपको बहुत गहराई दिख रहा है कुआं जैसा, ना आपको ओपन कास्ट माइंस जैसे कि ओपन कास्ट कोयला माइंस में देखे होंगे या स्टोन माइंस में देखेंगे वैसा दिख रहा है। ये कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है, सब जगह से छितरा पड़ा हुआ है। तो ये पता है क्या है? ये एक्चुअल में मार्बल है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है? ये मार्बल है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेनाइट का भी माइनिंग होता है। जो ग्रेनाइट पत्थर आप लगाते हैं घर के बाहर में, वो वाला ग्रेनाइट पत्थर का भी माइनिंग किया जाता है। इसी तरह से मार्बल माइंस का भी माइनिंग किया जाता है। इसका नाम होता है पिट एंड क्वारी। क्या बोलते हैं इसको? पिट एंड क्वारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पिट एंड क्वारी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा कोई बेंच फिक्स नहीं रहता कि एक पर्टिकुलर बेंच हमको छोड़ना ही है ना? क्योंकि बेंच बहुत ही महंगा मार्बल है। अब मार्बल भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जो ग्रीन मार्बल होता है बहुत महंगा आता है, थोड़ा सा व्हाइट वाला थोड़ा कम महंगा आता है। अलग अलग उसके आपके क्या बोलते हैं, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके हिसाब से मजबूती होते हैं, महंगा सस्ता होते जाता है। ठीक है ना? जनरली इसका होता कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो सरफेस के आसपास की जो आपके मार्बल होते हैं वो थोड़ा से कमजोर पाए जाते हैं, और जैसे सब नीचे जाते हैं उसके हार्डनेस, क्योंकि आपका जब ये मैग्मा से बना था, है ना, जब मेटामॉर्फिक रॉक बना था तो बनते 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 नीचे वाले पोर्शन ज्यादा हार्ड हो गए, तो ऊपर वाले कमजोर रह गए थे थोड़ा से, तो ऊपर वाला थोड़ा सस्ता बिक जाता है, नीचे वाला बड़ा महंगा बिकता है। तो नीचे से निकालने में भी खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए मार्बल महंगा बिकता है। ठीक है, जनरली ये जो आपके जयपुर वाला इलाका है ना, आपके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत महंगा बिकता है ये सब मार्बल। ठीक है, मतलब वहां से निकलते हैं ये सब मार्बल और पूरे देश में सप्लाई होता है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रॉपर बीकानेर वाला एरिया हो गया, जयपुर वाला एरिया हो गया, है ना, उसके आसपास में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मेरे को आया था ऑफर यहाँ से, तो मैं जब गरीब हुआ करता था, मतलब गरीब तो अभी भी हूँ, अभी कम गरीब हूँ, पहले एक टाइम था जब मैं बहुत गरीब हुआ करता था, तो मेरे को नौकरी चाहिए था, है ना, बेरोजगार था, तो किसी तरह कोई भी नौकरी मिल जाए सोचता था। तो मैंने ट्राई मारा था हर जगह। तो यहाँ पे मार्बल माइंस में 12,000 15,000 रुपया देता था, फिर भी हम मान गए थे।
बेरोजगारी रहती है ना, जब हाथ में कुछ नहीं रहता, मजबूरियां रहती है भैया, तो 12,000 बहुत बड़ा अमाउंट लगता है आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखो पिट एंड क्वेरी मेथड ऐसा दिखता है बाबू। देख के आपको क्या समझ में आया? देख के आपको यही समझ में आया कि यहाँ पे कोई बेंच का पैरामीटर फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमारा एक साइड से कटिंग यहाँ चल रहा है, दूसरी जगह पे कहीं दूसरी जगह कटिंग लगा दिया, कहीं तीसरी जगह कटिंग लगा दिया, ऐसा करके वो चित्रा दिया। ठीक है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है ना। तो ये बेसिकली मार्बल माइनिंग इसको कहते हैं, मतलब मार्बल माइनिंग मैंने फोटो दिखाया, इसको पिट एंड क्वेरी माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, जबलपुर में, हाँ जबलपुर में भी है। ठीक है, चलो पिट एंड क्वेरी हो गया। ओपन कास्ट का फोटो देख लिया बाबू, ओपन पिट का फोटो देख लिया बाबू, है ना। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं स्ट्रिप माइनिंग का फोटो। स्ट्रिप माइनिंग का फोटो मेरे पास इसी में होगा, रुको देखो। अब ड्रैगलाइन बेंच को कभी ध्यान से देखे हैं? ठीक है, ड्रैगलाइन बेंच बेसिकली क्या करता है, ये तो बहुत सारे ड्रैगलाइन है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रिप माइनर, सरफेस माइनर होता है ना, और ड्रैगलाइन बेंच जो होता है, ये सब जगह पे हम लोग स्ट्रिप माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझो स्ट्रिप। मेरे को लगता है मैं ही फोटो खींचता ना अपने माइंस का, तो ज्यादा अच्छे समझ में आता, लेकिन मेरे को लगता है गूगल में सब फोटो है तो क्या खींचना है। ड्रैगलाइन पे माइंस में चार झाँकता है मेरे सामने, जब मैं बेंच में खड़ा होकर झाँकता हूँ नीचे तो 4 ड्रैगलाइन दिखती है। चलो कोई नहीं, फोटो मैं निकाल लूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक, बाकी फोटो तो है, मैं रखा हूँ, बट पीपीटी में आपका है फोटो, बट मैं आपको समझाने के लिए कुछ बेहतर तलाश रहा हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो ये ड्रैगलाइन बेंच है बाबू, ठीक है, ये ड्रैगलाइन बेंच है। ड्रैगलाइन बेंच में आपको कहीं भी बेंच दिख रहा है? ओपन कास्ट जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है? इसी तरह से जब सरफेस माइनर में आप चले जाओगे या कोई अदर माइंस में चले जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपका ना स्ट्रिप माइनिंग होता है। बेसिकली स्ट्रिप माइनिंग होता है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रिप माइनिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बेंच को पकड़ते हैं और उस बेंच को छीलते 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 चलते आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोयला का सीम है 10 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, कोई भी मशीन लगाएंगे, मान लो पीसी लगा दिए, सॉवेल लगा दिए, ब्लास्टिंग किए और 10 मीटर तक का एरिया को, पूरा बेंच को खा लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर जब हमारा वो कोयला खत्म हो जाएगा, लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर से मार्च करके ले आएंगे मशीन को आगे। अब हमारा जो 5 मीटर का बेंच बचा हुआ है, उस 5 मीटर के बेंच को स्ट्रिपिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं। जब वो वाला हो जाएगा तो फिर नीचे का ओवरबर्डन को हटाएंगे स्ट्रिप करके के। तो यहाँ पे हम बेंच बाय बेंच काम नहीं कर रहे, बल्कि कहीं कहीं से स्ट्रिप कर रहे हैं। जैसे कोयला कहीं पे ज्यादा है तो उसको हम लोग लिफ्ट में लेके 2 लिफ्ट में 3 लिफ्ट में स्ट्रिपिंग करते हुए काट रहे हैं। ठीक है ना, या हमारा जो पीसी लगा हुआ है आउटसोर्सिंग वाला, वो भी हमारा स्ट्रिप करते 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 काटता है। पूरा बेंच को एक बार में नहीं काटता है, पूरा बेंच को एक बार में ब्लास्ट नहीं करता है, बल्कि उसका सेक्शन बाय सेक्शन कर करके 2-2 3-3 स्ट्रिप में काटता है। इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रिप माइनिंग। क्या बोलते हैं बाबू, उसको स्ट्रिप माइनिंग बोलते हैं। ये जनरली हमको ओपन कास्ट माइंस में देखने को मिलता है। कोई भी माइंस पूरी तरह से ओपन कास्ट कह देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा बेंच एक बार में ब्लास्ट करना, पूरे बेंच को उठाना, ये बहुत ही कम जगह पे होता है। जैसे रॉक सावल वगैरह लगा हुआ है तभी होता है। अगर छोटी पीसी लगी है तो बेंच का हाइट बहुत ज्यादा है तो हम लोग स्ट्रिप करते करते 2-3 फेज में 2-3 लिफ्ट में इसको खाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ करेंगे ना बाबू, करेंगे। पहले फोटो हम समझा रहे हैं ना, पहले आपको फोटो दिखा रहे कि आप पहले रूबरू तो हो जाओ क्या क्या आइटम है ये सब। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको हमने क्या बताया, अभी आपको जो मैंने बताया उसमें एक एक करके हम समझाते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया कि वही ओपन पिट माइनिंग क्या होता है। तो ओपन पिट माइनिंग क्या होता है, जब हमारा डेप्थ बहुत ज्यादा होता है या आपका सेलो डेप्थ को एक्सप्लोइट कर जाता है, सेलो डेप्थ से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली हमारे जो महंगे मिनरल होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अरे यार बार बार क्यों कॉल करते हैं। हेलो, क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहा हूँ मैं, लाइव क्लास ले रहा हूँ। एक बार कॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी फोन नहीं उठा रहा, फिर किए जा रहे, ऐसा वाला बड़ा दिक्कत लगता है मेरे को। बाद में कर ले, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है यार। कोई बात नहीं, चलो, वो भी बेचारा परेशानी होगा तभी कर लेंगे बात। ओपन पिट माइनिंग में मतलब कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि ओपन पिट माइनिंग एक माइनिंग का तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो गहराई वाले मिनरल है उसको निकालने का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे गहरा में मिनरल पाया जाता है उसको निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ओपन पिट माइनिंग में। ओके, ठीक। ओपन पिट माइनिंग आपका कैसा दिखता है, जो ढांचा हमने दिखाया आपको, वो ढांचा आपका वैसे दिखता है कुल मिलाकर के। ठीक है, ओपन पिट माइनिंग है ना।
ओके, चलिए बाकी हम जब पढ़ाएंगे ना एक एक करके सब मेथड को तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और फिलहाल बस यही जानिए कि एक ऐसा मेथड होता है जो कि सेलो डेप्थ जब क्रॉस करने लगता है, सेलो डेप्थ में पहुंच जाता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही महंगा, थोड़ा जो महंगा मिनरल होता है जनरली हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी हमको बहुत ज़्यादा हटाना पड़ता है। इसमें हमारा बेंच का जो चौड़ाई है ये सब कम हो जाता है और एक कुआं के जैसा हमको देखने को लगता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग स्ट्रिप माइनिंग बोलते हैं, जो कि हमने आपको फोटो दिखाया था ये वाला। ठीक है, ये फोटो देख के आपको आइडिया लगा था। उसके बाद हमने आपको बताया ओपन कास्ट माइंस, है ना। ओपन कास्ट माइंस क्या होता है? तो बेसिकली सरफेस माइनिंग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। इसमें फ्लैट डिपॉजिट होता है, ओवरबर्डन पूरा पूरी फ्लैट होता है। और उसमें एक खास चीज होता है ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में एक खास चीज क्या है? ओपन कास्ट में खास चीज है कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से हम कोयला काट रहे थे, तो यहाँ मशीन उशीन लगा हुआ है, तो इधर हम काटते हुए बढ़ेंगे ना। ठीक है, रुको एक मिनट, अरे यार, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो इधर मशीनरी लगी है, इधर बेंच काटते हुए हम इधर बढ़ रहे हैं, माइंस को धीरे धीरे इस डायरेक्शन की ओर लेके जा रहे हैं, यानी कि सभी बेंच कटते कटते इसी डायरेक्शन की ओर आएंगे। तो ओवर बर्डन पीछे से जो डंप होगा वो डंप को हम इधर आगे बढ़ाते हुए आएंगे और इसको फिल करते जाएंगे, इसको फिल करते जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? बैक फिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक फिलिंग बोलते हैं बाबू। ठीक है, तो बैक फिलिंग जो जनरली प्रैक्टिस किया जाता है वो ओपन कास्ट के लिए किया जाता है, मोस्टली ओपन कास्ट के लिए किया जाता है। जनरली बैक फिलिंग बाकी जगह पे नहीं किया जाता है, क्योंकि आप मेरे को बताओ, अगर मैं ओपन पिट माइंस में बैक फिलिंग कर दूंगा तो मेरे पास जगह ही नहीं बचा। एक तो मैं इतना सकरा जगह लेके चल रहा हूँ, एक तो इतना कुआं जैसा जगह लेके चलो, मैं कहाँ करूंगा बैक फिलिंग? बताओ तो मेरे को, यहाँ पे कहाँ भर दूंगा मैं, बताओ। हाँ, और इतना इतना बेंच को आगे बढ़ाना बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो ओपन पिट माइंस में हम लोग बैक फिलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पिट एंड क्वेरी मेथड पे। ठीक है, पिट एंड क्वेरी मेथड में बताओ यहाँ कहाँ मैं बैक फिलिंग करूंगा? जब मैं मार्बल पूरी तरह से निकाल लूंगा, हम किधर से कर सकते हैं? क्योंकि हर जगह चल रहा है काम, किधर का करेंगे? तो इधर भी बैक फिलिंग नहीं होता है। ठीक है, इधर भी बैक फिलिंग नहीं होता। जब हमारा एक बार पूरा खत्म हो जाता है, पूरा मिनरल विनरल निकाल लेते हैं, तब हम पूरा पूरी भर देते हैं, पूरा पूरी रिहैंडल करते हैं, लेकिन बैक फिलिंग नहीं होता है। इसमें हम लोग जनरली ब्लास्टिंग भी नहीं करते हैं। इसमें हम लोग जनरली ब्लास्टिंग भी नहीं करते। बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, उसे स्लैब काटते हैं ना, हिस्सा काट काट के निकालते हैं। ठीक है, जैसे मार्बल के माइंस, ग्रेनाइट के माइंस, इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, पिट एंड क्वारी मेथड में, पिट एंड क्वारी मेथड में हम लोग नो ब्लास्टिंग इज कैरिड आउट, नो ब्लास्टिंग इज कैरिड आउट। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें ब्लास्टिंग नहीं होता है? नो ब्लास्टिंग इज कैरिड आउट। ठीक है, तो पिट एंड क्वारी मेथड में ब्लास्टिंग नहीं करते। इसमें कटिंग मशीनरी होती है, वो काटता है। जैसे घर में आपका जब मार्बल बिछाते हैं तो मार्बल काटने के लिए मशीन होती है छोटी छोटी, इसी तरह से माइंस में बड़े बड़े मशीनरी होते हैं जो पूरा मार्बल को काट लेता है। ठीक है ना, बहुत भारी भारी होता है मार्बल, है ना। समझ में आ गया बाबू? पिट एंड क्वारी मेथड जनरली मार्बल माइंस, ग्रेनाइट माइंस, इस टाइप के जो मिनरल होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम ब्लास्टिंग नहीं होता है, इसमें कटिंग मशीनरी से इस्तेमाल करती हैं। इसमें भी बैक फिलिंग नहीं होता है। ठीक है, और ओपन कास्ट माइंस में बैक फिलिंग रिक्वायर्ड है। ओपन कास्ट माइंस में पीछे पीछे हमको भरते हुए आना है। और स्ट्रिप माइनिंग जो होता है उसमें भी हमको आपका बैक फिलिंग करना पड़ता है। स्ट्रिप माइनिंग भी कोयला है, लिग्नाइट है, या कोई भी बड़े टाइप के डिपॉजिट होते हैं उसमें हम लोग करते हैं। स्ट्रिप माइनिंग भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, है ना। ओके, अब देखो इसमें ना दो चीजें हैं यार जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो बाकी डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे ना। अभी फिलहाल आइडिया ले लेते हैं, हल्का हल्का आइडिया ले लेते हैं बाबू, है ना। आज थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं बस। कल से हम लोग ओपन कास्ट में तो घुस जाएंगे। आज आपका टेस्ट होगा, आज रात तक या कल सुबह तक टेस्ट होगा आपका, उसके बाद ओपन कास्ट में घुस जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत जल्दी घुस रहा हूँ ओपन कास्ट में। और अगर ओपन कास्ट में घुस गया तो समझिए भूल भुलैया है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि एक आध चैप्टर पढ़ के निकल गया मेरा हो गया। मैं पूरा सरफेस माइनिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा सरफेस माइनिंग मतलब जो आपका समीर कुमार दास है ना, जो आप पढ़ते हो तो आपको लगता है 1000 पन्ने का किताब है ना, 380 390 पन्ने का किताब है वो। तो पूरा मैं आपको निचोड़ के उसका ज्ञान देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो सरफेस माइनिंग का बेस्ट बुक है मैं उससे पढ़ाने वाला हूँ। और बाकी जो साथ में किताबें हैं जिसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे सुनील कुमार सिंह हो गया, किंगोराज हो गया, डीजे देशमुख हो गया, सब आपका कवर हो जाएगा। आपको मैं कोई किताब स्पेसिफिक नहीं है कि यही किताब पढ़ाऊंगा, सब मिला जुला के आपका रहेगा। तो आपका पूरा पोर्शन ओपन कास्ट में खत्म होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो बाबू अभी तक आपने ओपन कास्ट में क्या पढ़ा? ओपन पिट माइनिंग क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, पिट इंक्वायरी माइनिंग क्या होता है, स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चारों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हम कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा ओपन पिट माइनिंग क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, पिट एंड क्वारी माइनिंग क्या होता है, और स्ट्रिप माइनिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑगर माइनिंग क्या होता है और ग्लोरी होल माइनिंग क्या होता है। ठीक है, ऑगर माइनिंग और ग्लोरी होल माइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, फोटो देखिए, है ना, ये जो फोटो आपको दिख रहा है इस फोटो में आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो ऐसा है, कोई तो एक मशीन है, इस मशीन से ना बीच बीच में छेदा छेदा हो गया, गोल गोल टाइप का ऐसा छेदा हो गया। ठीक है, और वहां से कोयला निकला हुआ है ना, वहां से कोयला निकला हुआ है। मतलब इसमें कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसमें हम जो हाई वाल है, यानी कि बड़ा दीवार हो जाता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका स्टिपिंग रेशियो BESR पे पहुंच जाता है, यानी कि ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो पे पहुंच जाता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जब आप जितना आप ओवरबर्डन निकाल उकाल के जो खर्चा कर रहे हैं माइनिंग में, और सैलरी वैलरी बांटने के बाद आप देख रहे हैं तो आपके पास 0 पैसा बच रहा है। मतलब एक ऐसा फेज आ गया, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आ गया जब आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस एकदम बराबर हो गया है। तो अब अगर हम नीचे जैसे बढ़ेंगे ओवरबर्डन हटाने के लिए या कोयला निकालने के लिए या ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे तो हमको हो जाएगा बहुत खर्चा, तो हम चले जाएंगे लॉस में। हम कहाँ चले जाएंगे? लॉस में चले जाएंगे। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा माइंस में हाई वाल है, अगर उस कोयले में हमको दिख रहा है कि इतना मोटा लेयर है कोयले का, उसके ऊपर है ओबी का, तो हमको पूरा ओबी हटाना पड़ेगा तब हम कोयला निकालेंगे। अब हम चाहते हैं कि बिना ओबी को हटाए कोयला निकाले, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपका ये सभी चीजें पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑगर माइनिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू? ऑगर माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी का एक टाइप है हाईवाल जो आप पढ़ते हो। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हाईवाल माइनिंग जैसा ही है ये पूरा का पूरा, है ना, पूरा हाईवाल माइनिंग ही है एक्चुअली। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हाईवाल है उसमें कोयला का जो लेयर है उसमें हम एक जगह पे इस टाइप की एक मशीनरी होती है, इसको बोलते हैं हाईवाल माइनर। क्या बोलते हैं इसको? हाईवाल माइनर। क्या बोलते हैं बाबू? हाईवाल माइनर बोलते हैं। ठीक, इसको पूरा बैठाते हैं। इसको बैठाने के बाद इसमें एक ऑगर रहता है, ऑगर जैसा प्लेट आपको दिख रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसको मैं देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऑगर इस टाइप के होते हैं, स्फेरिकल टाइप के। जब कोयला में घुसता है ना, तो घुसने के बाद काटता है, काटते काटते अंदर घुसता है, और उसको जब खींचता है तो पूरा कोयला बाहर निकल जाता है, पूरा कोयला बाहर निकल जाता है। देखिए जो अंदर घुसते हुए जाएगा ना, तो कोयला ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। इससे कैसे निकल जाएगा? देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जब इससे अंदर घुसेगा, ये वाला मान लीजिए छेद में घुस रहा है, या ये वाला जगह पे हमको खोल करके कोयला निकालना है, तो इसमें जब घुसेगा तो कोयला जो बीच बीच में पार्टीशन है ना, बीच में जो जगह है, इस जगह से कोयला घूमते 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 बाहर आ जाएगा, घूमते 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 बाहर में आके कहीं जमा हो जाएगा। फिर हम उस कोयला को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा उसमें बारूद का खर्चा, ड्रिलिंग का खर्चा, ब्लास्टिंग का खर्चा, पीसी का खर्चा, सॉवेल का खर्चा, है ना, ये सब कुछ बच जाता है। हमको बस एक मशीन लगाना पड़ता है और हमारा सब काम होता चला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईवाल माइनर। ठीक, इसको हम लोग हाईवाल में लगाते हैं, इसलिए इसको हाईवाल माइनर बोलते हैं। ये रिमोट ऑपरेटेड होता है। ठीक है, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईवाल माइनिंग इसको कहते हैं, जिसमें ऑगर की जगह पे बस ऐसे ही ब्लेड क्रशर लगा रहता है ना, क्रशर यानी कि सीरर वगैरह लगा रहता है। इसमें क्या है, ये हाईवाल माइनर है, पूरा पूरी लगा हुआ है। इसमें ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर बटन से ऑपरेट कर रहा है। अंदर कोई आदमी नहीं जा रहा है, सबका सब केबिन में बैठा हुआ है। केबिन के बाद अंदर ये 200-400 मीटर तक अंदर जा रहा है, और अंदर जाके धीरे धीरे कोयला का कटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कोयला का कटिंग कर रहा है। कोयला कटिंग करके वो अंदर से ही बाहर फेंक रहा है ना, क्रशर से काट रहा है तो चेन कन्वेयर से बाहर आ रहा है, या ऑगर से काट रहा है तो ऑगर पूरा बाहर जमा कर रहा है, बाहर से हम डायरेक्टली कोयला को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसको हम लोग हाईवाल माइनिंग कहते हैं। और ऑगर माइनिंग कहते हैं जिसमें हमारा सिर्फ ऑगर की इस्तेमाल कर रहा है, ये ऑगर है। और ये पूरा सिस्टम को कहें, अगर इस टाइप के क्रशर लगे हुए हैं अंदर में, है ना, जो कोयला को क्रश कर रहे हैं और निकाल बेल्ट कन्वेयर के थ्रू, तो इसको हम लोग ऑगर माइनिंग कहते हैं। ठीक है बाबू, तो हाईवाल माइनिंग, ऑगर माइनिंग यही है। अभी हल्का आइडिया दे रहा हूँ मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा घुस जाऊंगा अंदर, अभी आपको हल्का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए ऑगर माइनिंग जनरली इस टाइप के काम करते हैं, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैनोपी के अंदर का सीन दिख रहा है कि एक आदमी है जो लीवर उवर से ऑपरेट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है ऑगर से, और ये ऑगर अंदर घुस रहा है, कोयला तोड़ रहा है, कोयला डायरेक्टली बाहर आ रहा है, और बाहर में हम चेन कन्वेयर लगा दिए, उसके थ्रू हमारा सरफेस में जमा हो रहा है। अंदर कोई आदमी को आने जाने की जरूरत नहीं, अंदर रूफॉल हो, धस जाए, फंस जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेने देना नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ओपन पिट माइनिंग हो गया, ओपन कास्ट माइनिंग हो गया, पिट एंड क्वारी माइनिंग हो गया, ऑगर माइनिंग हो गया, स्ट्रिप माइनिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे? ग्लोरी होल माइनिंग पे। ग्लोरी होल माइनिंग पे आते हैं बाबू।
देखिए इस फोटो में अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं भी दिख रहा हो तो भी समझा देता हूँ। तो बेसिकली ग्लोरी होल माइनिंग क्या होता है, हमारा कोई ओपन कास्ट ओपन पिट माइंस ही होता है, ठीक है। उसके अंदर में हम क्या करते हैं, जहाँ कोयला निकल रहा होता है, जब उसको लेके आते हैं ना तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया है यार, उसको निकालते 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 बहुत लंबा घूमना पड़ जा रहा है, बहुत लंबा घूमना पड़ जा रहा है। ये ओपन कास्ट भी है तो बहुत लंबा हमको टर्निंग है, ये है वो है, बहुत दूर जाना पड़ जा रहा है कोयला रखने के लिए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है बाबू। तो हम क्या करेंगे जानते हैं, हम सरफेस में जहाँ पे कोयला जमा करना वहां से एक ठो इंक्लाइन खोदेंगे। क्या करेंगे बाबू, एक ठो इंक्लाइन खोदेंगे, और वो इंक्लाइन खोद के जहाँ पे कोयला का निकाल रहा है, जो कोयला का निकासी हो रहा है, वहां पे उसका एंट्रेंस रखेंगे। मतलब जमीन के अंदर से एक ठो सुरंग जैसा बनाएंगे, जहां से आपका कोयला निकल रहा है और जहां कोयला आपको पहुंचाना है वहां के बीच में। यहाँ देखिए एक होल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एक होल है, ठीक है। सरफेस से कोयला निकाल रहा है, कोयला को हम बेल्ट कन्वेयर से होल पे डाल रहे हैं, और होल बेल्ट कन्वेयर को जमीन के अंदर एक इंक्लाइन बना हुआ है जो सरफेस तक लाके पहुंचा रहा है और सरफेस में डायरेक्ट गिरा रहा है। तो हमारे ये डंपर उम्पर का काम खत्म, डंपर का काम खत्म। एक थोड़ा छो डंपर रहेगा या टिपर रहेगा जो कोयला उठा के डायरेक्टली बेल्ट कन्वेयर में डालेगा, बाकी का हमारा काम ही नहीं है। तो डंपर नहीं चलेगा, डंपर का डीजल बचेगा, पूरा का पूरा हमारा फेस सिर्फ ग्लोरी होल, एक पर्टिकुलर होल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा दिया, चाहे हॉलेज में हॉलेज बैठा दिए या बेल्ट कन्वेयर लगा दिए, तो हमारा पूरा काम ही खत्म हो गया भाई। इसको बोलते हैं ग्लोरी होल माइनिंग। ग्लोरी होल माइनिंग क्या होता है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ओपन कास्ट हो या ओपन पिट हो, जहाँ पे आपका कोयला का कटिंग होता है, उसी के आसपास में कहीं पे कोई एक बेंच से हम एक पतला सा रास्ता निकालते हैं, जैसे अंडरग्राउंड में रास्ता बनाते हैं इंक्लाइन, वैसे अंडर से इंक्लाइन बनाते हैं जो धीरे धीरे करके सरफेस तक कनेक्ट करता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे एक होल है, ये होल को ना अंदर से इंक्लाइन बना बना के यहाँ पे कहीं निकाला होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं निकाला होगा। अब कोयला यहाँ डालेंगे, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू डायरेक्ट पहुंच जाएगा यहाँ सरफेस में। अब सरफेस से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्लोरी होल माइनिंग, ठीक है। ग्लोरी होल माइनिंग बेसिकली ओपन कास्ट माइनिंग मेथड ही है, या सरफेस माइनिंग मेथड है, या ओपन पिट माइनिंग मेथड है। बस इसमें हम क्या करते हैं, एक तो होल बना के ट्रांसपोर्ट जो है वो हॉलेज के थ्रू करते हैं अंडरग्राउंड के, ठीक है। बाकी जगह जो बेंचे हैं वहां हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हम होल बना के काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए आपको ग्लोरी होल माइनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा बाबू, ग्लोरी होल माइनिंग क्या होता है, ठीक है। ग्लोरी होल माइनिंग आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। कल से आपको मैं ओपन कास्ट डीपली स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आपको एकदम लोड नहीं लेना है। ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, पिट एंड क्वारी माइनिंग, ऑगर माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग, ग्लोरी होल माइनिंग, ये सभी के सभी मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड हुआ करते थे, जिसके बारे में हम लोगों ने एक एलिमेंट्री आइडिया लिया, हमने फोटो वीडियो देख के समझने की कोशिश किया, और हमको एक मोटा मोटी पता है कि भाई ये क्या होता है। बाकी जब हम डीपली पढ़ेंगे तो एक एक मेथड को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं हमारा एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड में सबसे पहले आता है प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग क्या होता है, तो प्लेसर माइनिंग मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको, समझिए। कुछ प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं। प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, जो सरफेस के आसपास पाए जाते हैं, जो नदियों के बहने के कारण या कुछ ऐसे चीजों से बनी है या जमा हुई है, उसको हम लोग प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। एक आग करके हम लोग इसका इमेज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा सरफेस के आसपास में कोई नदियों के कारण, कोई हवाओं के कारण जाके कहीं जमा हो जाता है मिनरल, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डिपॉजिट। जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जो जगह दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम प्लेसर। अब इसमें क्या हुआ है, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से खाई जैसा कुछ तो है, नहीं कि ढलान है, तो हमारा कहीं कहीं बीच बीच में मिनरल जमा हुआ था। तो ये जमा हुआ ना, पानी जब बहा तो ये मिनरल को काट दिया, और मिनरल को काट के कहाँ ले आया बाबू, ग्रेविटी के कारण पानी जब बह के वो नीचे आके कहीं जमा हो गया। अब यहाँ पे मान लो पानी भर गया, ऐसे ही होता है समुद्र में, है ना। समुद्र में भी होता है, जो बहुत सारी नदियां होती है, नदियां बहती है और जाके समुद्र में मिलती है, तो वो नदियां अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेके चलती हैं। जैसे आप सुने होंगे कि हिमालय का जो पानी है ना, जो आपका विराट कोहली पानी पीता है हिमालय वाला, है ना, वो शायद 300 या 400 रुपया बोतल आता है ना, हमको रेट नहीं पता है। इसके बाद आलिया भट्ट जो पानी पीती है वो भी नेचुरल मिनरल्स वाला पानी पीती है, ठीक है। तो ये लोग जो पानी पीते हैं भैया, ये लोग क्या पानी पीते हैं, ये लोग नदियों के वाला पानी पीते हैं, जो शुद्ध नदियां होती हैं उसके पानियां पीते हैं। तो उस पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं, जो हमारे बीच बीच में मिनरल पड़े हैं, वो मिनरल को काट के लाके यहाँ जमा कर देता है ना, या समुद्र में बहा देता है, ठीक है, ओशियन में, सी में जमा कर देता है, या कोई नदी के किनारे जमा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बाबू, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, ओके।
अब देखो प्लेसर डिपॉजिट के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सोना। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सोना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ना, इस पे भी बहुत अच्छे समझा है फोटो में कि हमारा नदी था, नदी लाके कहीं पे जमा कर दिया है ना, तो ये हमारा प्लेसर डिपॉजिट धीरे धीरे जमा हो जा रहा है। तो रेसिडुअल गोल्ड जो होता है वो जनरली गोल्ड यानी सोना जो होता है वो ऐसे ही प्लेसर डिपॉजिट बनाता है। सोना एक प्लेसर डिपॉजिट होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। सोना है, टीन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके देखिए यहाँ लिखा है ना, सोना है, डायमंड भी होता है, टीन भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, टाइटेनियम भी होता है। ये सब के सब हमारे प्लेसर डिपॉजिट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये सब प्लेसर डिपॉजिट के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारा प्लेसर डिपॉजिट को अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्लेसर माइनिंग बोलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट को जब माइनिंग करते हैं तो प्लेसर माइनिंग बोलते हैं। अब उसको माइनिंग करने का दो तरीका है, एक तो है हाइड्रोलॉकिंग करना और एक है हमारा ड्रेजिंग करना। एक हमारा हाइड्रोलॉकिंग करना है और एक हमारा क्या है, ड्रेजिंग करना है, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलॉकिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं, फोटो देख के समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो हाइड्रोलिक माइनिंग बोलो या हाइड्रोलॉकिंग बोलो एक ही बात है। हाइड्रोलिक माइनिंग बोलो या हाइड्रोलिकिंग बोलो एक ही बात है। इसमें क्या होता है देखिए, पहले का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। अब हाइड्रोलिक माइनिंग को मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, इसको हाइड्रोलिकिंग क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ना अफ्रीका में जो सोना निकालने जाता है उसका अगर वीडियो में दिखा पाता ना, या चूंकि यूट्यूब में डालना है तो फिर मैं तो चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, फोटो का इस्तेमाल तो मैं कर ही सकता हूँ। चलिए देखते हैं, कुछ मिल जाए मैनुअल तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो देखो बाबू, इस टाइप का कुछ तो होता है। तो अफ्रीका के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिस नदी में या जिस पानी में सोना होने के चांसेस होते हैं उस नदी को कहीं से वो डाइवर्ट कर लेते हैं और उस नदी को क्या करते हैं, उस नदी के पानियों को कहीं से छन्नी करते हैं। छन्नी करके पहले छान लेते हैं और एक जगह जमा करते हैं। उसके बाद उस पानी को प्रेशर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते 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 मिट्टी को बहाते जाते हैं और लास्ट में हमारे पास सोने के कुछ कण बच जाते हैं। ये हमारे भारत में भी होता है, ये सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं होता है, हमारे भारत में भी होता है, ठीक है ना। देखिए छलनी दिख रहा है आपको, छलनी में डालेंगे, छानते जाएंगे छानते जाएंगे छानते जाएंगे तो हमारा जो सोना का कण है वो उसमें रह जाएगा, बाकी चीजें हट जाएंगी। उसका जो बड़े बड़े होंगे उसको छाट लेंगे, हाथ से उठा सकते हैं, सोना का कण नीचे जमा रह जाएगा। अब सोना का कण को क्या करेंगे, वो धीरे धीरे आपका यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। सोना को रख के उसको जलाएंगे, तपाएंगे और गला लेंगे। हमारे भारत में एक होता है सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी में वैसा ही सोना निकाला जाता है, ठीक है। सोना आप देखेगा ना तो आपको ऐसे मिट्टी जैसा दिखेगा, उसके बाद उसमें पानी मारते जाइएगा, पानी मारते जाइएगा, पानी मारते जाइएगा बहुत ही बारीकी से कि वो सोना बह ना जाए, क्योंकि मिट्टी बहता जाएगा, मिट्टी को हल्का हल्का पानी मारेगा तो मिट्टी इसके अंदर का बहता जाएगा, सोना यहाँ रुक जाएगा। फिर हम सोना का कण को इसके से छाट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली सोना निकालने का एक जो ये तरीका है इसको हम लोग पारंपरिक तरीका बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनुअल, आपका इसको पैनिंग कहते हैं, मैनुअल पैनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। रुको रुको फोटो देख लिए, फोटो से आपको समझ में आ गया कि भाई सोना होना चाहते हैं, सोना है, चांदी है, टीन है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, ये सब बहुत महंगा बिकता है बाबू, बहुत महंगा बिकता है ना। भारत में भी एक नदी है, झारखंड में भी वो एक नदी है जिसका, झारखंड में जो नदी है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इसमें भी ऐसा माना जाता है कि सोना के कुछ कण बह के आए हैं, कुछ पर्वतों से वो निकलते हैं, तो उसमें से सोना के कण को काटते हुए अपनी नदी अपने में मिला लेती है। बहुत सारे लोग उसकी छन्नी करते हैं, बहुत सारे गांव हैं जो उसके आसपास में बसे हुए हैं, वो सोना छान छान के बेचते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता, बहुत ही कम निकलता है ना।
तो अपना भरण पोषण के लिए वो यही काम करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि जो हाइड्रोलिकिंग है, हाइड्रोलिकिंग को हम लोग कुछ स्टेप्स में बांट सकते हैं, कुछ तरीके होते हैं हाइड्रोलिकिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। हाइड्रोलिकिंग मतलब क्या है भाई? हाइड्रोलिकिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे मिनरल होते हैं, प्रेशर डिपॉजिट, ठीक है, कुछ ऐसे प्रेशर डिपॉजिट होते हैं जिसको पानी के हेल्प से हम अलग करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिकिंग। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जिससे सब जनरली 4 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है पैनिंग। क्या तरीका है? पैनिंग है पहला तरीका। दूसरा तरीका है स्लूसिंग। खैर मैं अभी आपको हल्का आइडिया देता हूँ, जब रूटिंग घुसेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इसी के अंदर आता है हाइड्रोलिक माइनिंग भी, है ना, उधर भी आता है, अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी आता है हाइड्रोलिक माइनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था। और एक आता है आपका ड्रेजिंग को अलग रखते हैं ना, रुको एक मिनट ठीक है, ड्रेजिंग को अलग रखते हैं। ड्रेजिंग एक अलग मेथड हो गया, है ना, जस्ट ड्रेजिंग अलग मेथड हो गया, है ना। हाइड्रोलिकिंग हो गया। हाइड्रोलिकिंग के 2 तरीके हैं बेसिकली, है ना। हाइड्रोलिकिंग के 2 तरीके हैं, एक होता है पैनिंग और एक होता है सॉसिंग। अभी पैनिंग क्या होता है, सॉसिंग क्या होता है, आपको दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार, पैनिंग क्या होता है, आपको फोटो दिखाते हैं, फोटो देख के आप समझ जाएंगे। चलिए, फोटो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फोटो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। देखिए बाबू, ये फोटो आपको दिख रहा है, रुक जाइए, खुल रहा है, 1 मिनट। नेट क्यों स्लो हो गया यार अचानक से? ठीक है, देखिए इसको, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आपको एक मोटा मोटी चीज समझ में आ रहा होगा कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी कुछ तो छान रहा है, कुछ तो छान रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इस टाइप के बर्तन होते हैं, उस बर्तन को गोल 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 घुमाते जाता है पानी के साथ, तो जो मिट्टी उट्टी है वो बाहर फेंकाते जाता है, और जो लोहा है, मेरी जो सोना है, वो भारी होने के कारण बीच में ही रहता है। ऐसे कर करके बहाते बहाते लास्ट में सोना थोड़ा सा कम बचता है ना। फिर उसको हम लोग फिर दोबारा करते हैं तो हमारा सोना का कण बच जाता है। इससे हम सोना को सेपरेट कर सकते हैं, इससे हम सोना को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पैनिंग। इसको क्या बोलते हैं? सो पैनिंग बोलते हैं बाबू, उसको क्या बोलते हैं? पैनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पैनिंग हो गया। अब एक होता है सॉसिंग, एक होता है सॉसिंग, लॉसिंग, है ना। ये भी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना, बिना फोटो का समझना बहुत डिफिकल्ट है बाबू, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं फोटो खोजने के लिए, है ना। चलिए, एक मिल तो गया है लेकिन वीडियो में प्ले नहीं कर सकता, तो मैं इसको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्लूसिंग। स्लूसिंग, एक्चुअली इसको स्लूसिंग बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ बाबू। इसमें हम क्या करते हैं, जो मिट्टी है, ठीक है, जो आपका मिट्टी है, भारी वाला मिट्टी है, ठीक, ये भारी वाला मिट्टी को हम क्या करेंगे, ये जो आपका डपली दिख रहा है ना, है ना, इसमें से, इसमें उठा के इसमें डालेंगे, और डालने के बाद नदी का पानी इसमें से पार होते रहेगा, और इसमें 2-3 गो छोटे छोटे सीढ़ियां बनी होती है, उसमें छन्नी वगैरह लगा रहता है। तो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा, और सोना पहला से अटक के दूसरा में गया, दूसरा से तीसरा में जाते जाते रुक जाएगा। सोना आपका ऊपर ही रुका रहेगा, और मिट्टी लास्ट में या तो पानी से अलग हो जाएगा, बह के पार हो जाएगा, तो हमारा सोना अलग हो जाता है इससे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लूसिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्लूसिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि भाई हाइड्रोलिकिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग प्लेसर डिपॉजिट को अलग करते हैं। ये एक ओपन कास्ट माइनिंग का मेथड है, यानी कि सरफेस माइनिंग का मेथड, ओपन कास्टिंग सरफेस माइनिंग का मेथड है। और इसमें जनरली जो हम अलग करते हैं, बहुत ही जो हेवी मिनरल होते हैं उसको अलग करते हैं, जैसे कि गोल्ड को हम इसमें सेपरेट करते हैं, जैसे कि सिल्वर को इसमें से सेपरेट करते हैं, जैसे कि टीन को इसमें से सेपरेट करते हैं, जैसे टाइटेनियम को इसमें से सेपरेट करते हैं। और ये बहुत ही रेयर मिलने वाले होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि इसको मैनुअली ज्यादातर किया जाता है। जैसे हम जो पैनिंग का काम कर रहे हैं या जो स्लूसिंग का काम कर रहे हैं, ये सब हम मैनुअली कर रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुरंत तरीके को बोलते हैं हाइड्रोलिकिंग। हाइड्रोलिकिंग के 2 टाइप होते हैं, पैनिंग और स्लूसिंग। पैनिंग में आपको दिखाया एक डपली जैसा होता है, उसको घुमाते रहते हैं, और स्लूसिंग दिखाया आपको एक स्टेज जैसा दिखा रहे हैं आपको, है ना। ओके, चलिए बाबू, फोटो देखने के बाद अब लगता है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका स्लूसिंग मेथड है,
और पैनिंग मेथड भी आपका ये वाला है जो छन्नी छन्नी छान रहा है, ये हमको पैनिंग मेथड। चलो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हुआ यार, है ना। अब आते हैं ड्रेडजिंग के ऊपर। ड्रेडजिंग क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ आगे, ठीक है। बहुत जरूरी है ये सब चीज को समझना यार। चलिए मैं आपको ड्रेडजिंग दिखा देता हूँ। चलिए ड्रेडजिंग माइनिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। पहले फोटो दिखाता हूँ, कुछ फोटो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ड्रेडजिंग समझाता हूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बेसिकली जो ये बड़ा पैमाने पे होता है, एक बड़ा जहाज पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेड्ज। ड्रेड्ज का मतलब क्या होता है, समुद्र के सतह को कुरेदना, समुद्र के सतह से कुछ चीजें निकालना। ये आपको दिख रहा है, ये आउटलेट वाला पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा है एक मोटा सा पंप लगा हुआ है, और पंप कहीं ना कहीं तरीके से जहाज से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपको दिखा। चलिए अब दूसरा फोटो पे हम आपको ले जाते हैं। एक्चुअल फोटोज देख के आप ज्यादा अच्छे समझो। अब ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि यार एक ना जहाज है, कोई बहुत बड़ा जहाज है, और इस जहाज में ना कुछ माइनिंग की चीजें हमको दिखाई पड़ रही है। क्रशर टाइप का आपको दिख रहा है जो कोयला को काटने, मतलब कोई भी चीज को काटने का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें पंप लगा हुआ था, पंप का हमने आपको फोटो दिखाया, दूसरे साइड आपको पंप लगा हुआ है जो कि कहीं बाहर में इसको डिस्चार्ज करता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो जहाज है उसको समुद्र के किनारे में या कोई नदी के किनारे में या जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है उस जगह पे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद वहां पे हम लोग माइनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या शुरू कर देते हैं, माइनिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा समुद्र का तल है या जो नदी का तल है, ठीक है, उसको हम लोग कुरेदने का काम करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ जस्ट सेकंड। जैसे कि मैं आपको बताया था कि यार जमीन समुद्र में ना कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका बहुत कीमती होता है, और उसको हम लोग जैसे एक होता है एल्यूमिनेट, अरे यार स्पेलिंग नहीं लिखा रहा, एल्यूमिनाइट है ना। इसके बाद होता है रूटाइल। ये क्या है, ये एक ओर है, ये क्या है भाई, ये ओर है। किसका ओर है बाबू, ये ओर है टाइटेनियम का, टाइटेनियम का ओर है। टाइटेनियम क्या होता है बाबू, टाइटेनियम बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और इसको निकाल के इसे हम ऊर्जा का उत्पत्ति कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक जर्कोन होता है, जिरकोन। ये सब बहुत ही महंगे आते हैं यार, इसको अगर निकाल लोगे ना तो है ना डिफिकल्ट होते हैं। फिर कभी कभी क्या होते हैं, कुछ प्रीशियस मेटल कुछ नदियों के तली में जमे हो जाते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है ना, प्लेटिनम वगैरह है। तो इसको निकालने के लिए, या फिर हमका जो सलाइन बेसिन में कुछ मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, डेड सी जिसको बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अब ने आपको बताया कि भाई एक तो जहाज है, उस जहाज का एक तरफ में आपका क्या लगा हुआ है, सीरर लगा हुआ है। ये सीरर मूव करेगा, जितना नीचे चाहेंगे हम ले जा सकते हैं सीरर को, ठीक है। और इससे एक पाइपलाइन कनेक्टेड है जो कहीं ना कहीं पीछे दिख रहा है कि वो सरफेस से हम उसको जोड़नी है उस पाइपलाइन को, ठीक है। अब क्या करेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करेगा। अब ये तल्ली को खोदेगा। कैसे करेगा, तल्ली को खोदेगा। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो था इसका, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो में आप देख रहे हैं कि या तो क्रशर से या तो बकेट से हम क्या करेंगे, जो हमारा नदी का तल है या जो हमारा कुछ बहुत बड़ा तालाब उसका तल है या हमारा समुद्र का जो तल है, उस तल तक हम पहुंचेंगे उसके एक ड्रेडजिंग लगा के, मतलब कुल मिलाकर के बकेट लगा के या फिर कटर लगा के, और उससे हम क्या करेंगे, उस जगह का मिट्टी को उठाएंगे या काटेंगे, और काटने के बाद उसको ऊपर उठाएंगे नीचे रखेंगे, या फिर अगर पाइपलाइन जोड़ सकते हैं डायरेक्टली उस क्रशर से तो हम पाइपलाइन जोड़ेंगे और उसको डायरेक्ट हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे बाहर। फिर बाहर में उसका फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद हमारे जो महंगे मिनरल्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं ड्रेडजिंग। क्या बोलते हैं बाबू, इसको ड्रेडजिंग बोलते हैं। तो बाबू ड्रेडजिंग आपका क्लियर हो गया, ड्रेडजिंग आपका क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे एक आध बेस का फोटो भी दिया हुआ है ना, कोई नदी है, उस नदी से कुछ तो निकाल रहा है ना, शायद पोटास साल्ट निकाल रहा है। तो ये क्या किया है, लगाया है साइड में, है ना। साइड में लगाने के बाद ये मोनजाइट साइड है, शायद मोनजाइट साइड है, तो यहाँ से वो ड्रेडजिंग कर रहा है ना अपना। देखो बकेट नीचे डाल दिया है और नीचे जाके तल्ली को खकोर के उठा रहा है, उठा के फिर अपना साइड में रख रहा है, ठीक है। ड्रैगलाइन टाइप की बड़ी मशीनरी होती है ये, है ना। ड्रेडजिंग, ड्रेडजर बोलते हैं शायद उसको, है ना। अच्छा,
तो बाबू यहां तक आपका क्लियर हुआ कि नहीं बता दो यार। ड्रेजिंग तक मैंने आपको निपटा दिया है, अब अच्छा है सॉल्यूशन माइनिंग, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहां तक क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए। देखो मेथड ऑफ माइनिंग क्या है ना, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है यार, इसको ना बड़ा ही प्यार से धीरे 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 पढ़ना पड़ता है बाबू, बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे तब जाके आपको क्लियर होगा। ओपन कास्ट में यूज होता है ग्लोरी होल माइनिंग, मैंने आपको फोटो दिखाया। ओपन कास्ट में बस कुछ नहीं, जो नीचे वाला बेंच था उसमें एक तो इंक्लाइन होल कर दिए हैं, मतलब एक तो रास्ता बना दिया, इंक्लाइन रास्ता बना दिए हैं जो कि डायरेक्ट ऊपर तक निकलता है ना। उसमें हॉलेज बैठा दिए, कन्वेयर बैठा दिए। चलो बाबू इतना तो आपका हो गया क्लियर। तो अभी तक आपने पढ़ा मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड और एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल में आपने पढ़ा ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, फिट एंड क्वारी माइनिंग, ऑगर माइनिंग, हाइवर माइनिंग, स्टिप माइनिंग, ग्लोरी होल माइनिंग। फिर एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड में आपने पढ़ा कि प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर माइनिंग कैसे करते हैं, उसमें हाइड्रोलिकिंग क्या होता है, हाइड्रोलिकिंग के दोनों टाइप्स आपने पढ़ा, एक होता है आपका स्लूसिंग और एक होता है आपका पैनिंग। उसके बाद आपने ड्रेजिंग के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन माइनिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन माइनिंग का फोटो देखते हैं, देखो समझाते हैं आपको। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल भाषा में, ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा है कि एक पत्थर है, ठीक है, मान लीजिए एक पत्थर है, अरे यार रुक जाओ भाई रुक जाओ। मान लीजिए एक पत्थर है बड़ा सा, उस पत्थर में कुछ कुछ ना मिनरल के कोई कण है, तो एक मिनरल है जो थोड़ा महंगा आता है, उस मिनरल के कण उसमें छिपे हुए हैं, ठीक है। एक पत्थर में मिनरल के कण जो है वो छिपे हुए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये कॉल आते हैं यार क्लास के लिए, डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते मैसेज, ठीक है कोई नहीं, मैं बात तो करूंगा। देखो लीचिंग माइनिंग क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि ऐसा है कि मान लीजिए कोई पत्थर है, उस पत्थर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर उस केमिकल्स को इस पत्थर में डाल देंगे ना, तो इस पत्थर में जो सॉइल है या मिट्टी है या अदर सब्सटेंसेस हो, वो धीरे धीरे ना ढीला हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा। फिर ढीला होने के बाद उसमें से हम थोड़ा सा भी पानी पास करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो सॉइल बन के धीरे धीरे वहां से बह जाएगा, और जो हमारा भारी वाला पत्थर है वो वहीं के आसपास में जमा रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम क्या किए भैया, ये हम लीचिंग किए। क्या किया, लीचिंग किए। लीचिंग का मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब होता है सड़ाना गलाना। क्या होता है लीचिंग का मतलब, सड़ाना गलाना। कोई भी चीज में अगर हम इंजेक्शन दे दिए हैं या फिर हम कुछ भी करके केमिकल डाल दिए, केमिकल जनरली लेक्सीवेंट नाम का एक केमिकल होता है, लेक्सीवेंट यहाँ लिखा तो है, एसिडिक सॉल्वेंट होता है, मतलब कोई भी चीज को गला सकता है ना। मतलब अगर किसी के शरीर पे डाल दे तो सिर्फ हड्डी बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, मांस वांस सब गल जाएगा। इसी तरह से कोई पत्थर पे अगर हम डाल दे तो पत्थर में जो मेटेलिक टाइप के टन होते हैं, है ना, या यूरेनियम होता है या कॉपर होता है, ये सब चीजें बचती हैं, बाकी चीजें गल जाती है, पूरा गल के ढीला हो जाता है। फिर हल्का सा भी पानी मारेंगे तो वो हट जाएगा वहां से, ठीक है ना, या उसी में घुल के रह जाएगा, है ना। बस मतलब कुल मिलाकर के ढीला हो जाएगा, गल जाएगा, हट जाएगा, ठीक। अब इसका मैं पूरा आपको ढांचा बताता हूँ। देखो ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हम कई बार ना या तो ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कोई माइंस है, ठीक है, ओपन कास्ट सरफेस पे कोई माइंस है, उस माइंस में कुछ जमा है। जैसे मैं आपको लीचिंग का दिखाता हूँ, जस्ट सेकंड, लीचिंग का मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मिलता है तो ठीक है, तो मैं आपको समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीचिंग लिखा था यार, चलिए फोटो दिख रहा है तो फोटो से समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ केमिकल को यहाँ पे जमा किया जा रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल को यहाँ पे जमा किया जा रहा है, ठीक है। होता क्या है आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर वत्थर है, कोई और है, और को हम क्या किए, एक जगह पे जमा कर लिए, ठीक है। जमा करने के बाद उसमें हम वो केमिकल जो लेक्सीटेंट था ना, उसको हम डाल दिए, जितना डालना था हम लेक्सीटेंट को उसमें इस्तेमाल किए, ठीक है। ठीक है, लेक्सीडेंट का पूरा केमिकल नाम देखेंगे, आपको देखना पड़ेगा याद नहीं। तो हमने लेक्सीडेंट डाल दिया। लेक्सीडेंट डालने के बाद क्या किया, लेक्सीडेंट डालने के बाद वो धीरे धीरे उसको गला के
एक लिक्विड जैसा कन्वर्ट कर लिया, और जो उसमें कॉपर के मिनरल थे, है ना, या यूरेनियम के मिनरल थे, यानी जिसका हमको दरकार है, जिसको हमको जरूरत है, वो उसमें नीचे कहीं बैठ गया भारी होने के कारण। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अलग कर लेंगे तो हमारा सेपरेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, हमने ओर को ट्रांसपोर्ट नहीं किया, बल्कि कोई पहाड़ जैसा है ना, उस पहाड़ में हम जान रहे हैं कॉपर पाया जा रहा है, अच्छे खासा कॉपर पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पहाड़ में ही पूरा का पूरा छिड़क देंगे, पहाड़ में पार्ट काट लेंगे, मतलब एक पार्ट को डिसाइड कर लेंगे, और उस पार्ट में हमने लीचिंग वाला जो लैक्सिटेंट केमिकल था उसको छिड़क दिया, इस पर अच्छे से उसमें डाल दिया, पानी में डाल के या कोई केमिकल में डाल के उसको बहा दिया। तो अब ये क्या होगा, कॉपर को छोड़ के बाकी सब धीरे धीरे लिक्विड बन के बह जाएगा, नीचे बह जाएगा, और सिर्फ कॉपर के आसपास में बैठे रह जाएंगे। उसके बाद हम कॉपर को वहां से डायरेक्ट उठाएंगे, तो हमको ओवरबर्डन उठाने का पूरा खर्चा बच जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीचिंग माइनिंग। इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग माइनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इन सीटू लीचिंग। हमने आपको दो एग्जांपल दिया बाबू, ध्यान दीजिएगा। किताब में अगर आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, लेकिन आप अगर कुछ अच्छी किताबों को अगर पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही आप पढ़ पाओगे। तो इन सीटू लीचिंग होता है और हीप लीचिंग होता है। ये क्या होता है, इन सीटू लीचिंग, तो हमने आपको दो एग्जांपल दिया। पहला एग्जांपल दिया कि भैया आप मान लीजिए कोई पहाड़ है, उस पहाड़ में आप जान रहे कि वहां पे कॉपर पाया जा रहा है, ठीक है। तो उस पहाड़ से पहले झाड़ी वाड़ी सब साफ किए, और आप माइनिंग जैसा माइंस होता है, बेंच होता है, उस बेंच में कन्वर्ट किए, और उसके बाद उसमें हम क्या किए, उसमें हम लीचिंग वाला जो इलेक्सिटेंट केमिकल था उसको डाले। तो डालने के बाद क्या हुआ, कॉपर ही बचा सिर्फ, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इन सीटू लीचिंग कर रहे हैं, मतलब जहां पे वो कॉपर पाया जा रहा है हम वहीं पे जाके छिड़क दे रहे हैं, और हमारा सब केमिकल बाकी के पत्थर उत्थर को गला दे रहा है, मिट्टी उट्टी को गला दे रहा है, घोल दे रहा है, वहां से हटा दे रहा है, और हमारा सिर्फ कॉपर ही आसपास में बच रहा है, या कॉपर के साथ कुछ स्लरी मात्रा बच रहा है ना, फिर हम बाद में कॉपर को उठा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसीटू लीचिंग। और हीप लीचिंग क्या होता है, हीप लीचिंग में हम ऐसा करते हैं कि कहीं से और उठाएं, और उठा के एक जगह जमा किए, एक कुआं जैसा बनाए, उस कुआं में हम केमिकल पहले से डाल के रखे हैं, लैक्सिडेंट गुलाम का केमिकल, उसके बाद उसमें हम उसमें और को थोड़ा सा घिसाई पिसाई करके डालते गए, और डालने के कारण हमारा कॉपर बच गया, बाकी चीजें ऊपर आने लगी, फिर हम उसको पंप से सेपरेट कर लिए, फिर जो नीचे का कॉपर था उसको हम अलग कर लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हीप माइनिंग, हीप लीचिंग। क्या बोलते हैं इसको, हीप लीचिंग बोलते हैं। तो जो लीचिंग है वो दो टाइप का होता है बाबू, इन सीटू लीचिंग और हीप लीचिंग। इन लीचिंग क्या होता है, लीचिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कौन से मिनरल के लिए इस्तेमाल करते हैं ये, है ना। तो जनरली हमारे यूरेनियम के लिए, कॉपर के लिए भारत में यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी करने को गोल्ड और सिल्वर पे भी कर सकते हैं, और लिथियम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, अब ये वाला फोटो मैं आपको भेज दूंगा आज, कल मेरे को भेजना था, मेरे दिमाग से हट गया। अब बोरहोल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से सरफेस माइनिंग है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ मिनरल को निकालने के लिए बोरहोल करते हैं, और जो पानी में घुला रहता है या फिर कोई स्लरी टाइप के लिक्विड में घुला रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली सक कर लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल, बिल्कुल ऐसा ही इसको भी निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आज आपका ना ये जो बेसिक मेथड ऑफ वर्किंग का, मेथड ऑफ माइनिंग का कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। इसमें आपने सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, फंडामेंटल मेथड, अदर डिराइव्ड मेथड, लॉन्ग वाल, वुड एंड पिलर पूरा डिटेल में, फिर रूम एंड पिलर, शॉर्ट वाल, जेंकोवाइस मेथड, कमोरा माइनिंग, टिपोंग माइनिंग, भास्का माइनिंग, वोंगावेली माइनिंग, ब्लास्टिंग कैलरी माइनिंग, सब लेवल केविंग मेथड, इंटीग्रल केविंग मेथड, डिसेंडिंग सील्ड मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, कोल गैस गैसिफिकेशन। उसके बाद आपने बहुत सारा नॉन कन्वेंशनल मेथड, जैसे रैपिड एक्सट्रैक्शन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, हाइड्रोलिक माइनिंग, मेथेन ड्रेनेज, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड रिट्रेटिंग, ओशियन माइनिंग, न्यूक्लियर माइनिंग, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइनिंग, ऑगर माइनिंग, इन सीटू लीचिंग, बोरहोल लीचिंग। फिर सरफेस माइनिंग में मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन में पिट, ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, पिट एंड क्वारी माइनिंग, ऑगर माइनिंग, हाईवॉल माइनिंग, स्टिपिंग माइनिंग, ग्लोरी होल माइनिंग, एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड में प्लेसर माइनिंग, हाइड्रोलिकिंग माइनिंग, ड्रैजिंग माइनिंग, सॉल्यूशन माइनिंग में बोरहोल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। इतना सारा मेथड ऑफ वर्किंग पढ़ा है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इतने जो आपने पढ़ा है ना, इसका आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल चुका है भाई क्या होता है, कैसे होता है, इतना तो आपको पता चल चुका है इतने सारे मेथड को पढ़ने के बाद। बाकी बहुत सारे को तो मैंने थोड़ा डिटेल में भी घुसा था, लेकिन बाकी को मैंने आपको शॉर्ट में बताया था ताकि आपको पता चले कि क्या होता है। अब अगर इससे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट बना रहा हूँ बैठ के, ठीक है, हो सकता है आज या कल तक आपका टेस्ट आ जाए, तो टेस्ट जरूर देना यार, है ना। वो टेस्ट ऑब्वियसली बात है प्राइवेट क्लास वालों के लिए ही रहेगा, है ना, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं बाबू, अगली क्लास में बाकी की चीजें हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। जस्ट अ सेकंड यार, एक सेकंड, स्क्रीन ऑफ हो गया।
शेयर ऑफ हो गया, सॉरी ऑफ हो गया, सॉरी। अब अगले क्लास में हम लोग एनसीएल वाले अगर बैच में हो तो आप लोग ओपन कास्ट में घुसेंगे डिटेल में, ठीक है। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली बैच में जाके परचेज कर सकते हैं। आप अगर एमसीएल डब्ल्यूसीएल बैच लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ये भी बहुत कम है। और अगर एनसीएल का बैच लेना चाहते हैं तो भी कम है, ले सकते हैं। और अगर दोनों में से कोई बैच लिए हैं और दूसरा बैच लेना चाहते हैं तो मुझे ऐप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक